तुम क्या जानो इस दरिया पे क्या गुजरी और तुमने तो बस पानी भरना छोड़ दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं भरत खुराना हाजिर हूँ हिंदी साहित्य के इतिहास के साथ। और आज हम पढ़ेंगे प्रेमाख्यान काव्य की परंपरा। प्रेम धन आख्यान काव्य की परंपरा, उसके बारे में पढ़ेंगे। और पिछले वीडियो पे काफ़ी अच्छे कमेंट आ रहे हैं, 2-4 जो भी वीडियो आए हैं उनके ऊपर, तो उन सभी पाठकों का मैं बहुत दिल से इस्तकबाल करता हूँ। शुरू करते हैं। प्रेमाख्यान काव्य की परंपरा। भारतीय संस्कृति एवं साहित्य में जहां सीताराम के गृहस्थिक यानी गृहस्थ जीवन से गृहस्थिक बना दाम्पत्य भाव की परंपरा मिलती है, वहां उसके साथ साथ स्वच्छंद यानी खुला आजाद व एवं साहसिक प्रेम की अन्य परंपरा ऋग्वेद से लेकर मध्ययुगीन साहित्य तक बराबर मिलती है। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, वहां से वहां तक बराबर मिलती है। कलर हम चॉइस कर लेते हैं लाल पीली, यहां से। साहस धन इक, देखो इक प्रत्यय के कारण जो अकारांत प्रारंभ का होता है ये साहस है, और ये साहस यहां से हो जाएगा साहस का साहस धन इक बराबर साहसिक, क्या बन जाएगा? साहसिक। परंतु अगर यहां पे अ हो तो भी आ बन जाता, जैसे समास धन इक, समास धन इक बराबर सामासिक। जैसे समाज धन इक तो बराबर क्या बन जाएगा? सामाजिक, है ना। यानी इस इक प्रत्यय के कारण जो प्रारंभ का अ होता है वो आ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे समाज धन इक बराबर क्या बन जाएगा? सामाजिक बनेगा या नहीं बनेगा? वही चीज यहां पे देखने को मिल रही। इसका सामासिक बनेगा, क्या बन जाएगा? सामासिक। मूल कर्तव्य में जो 5वें नंबर का है या 4थे नंबर का है उसमें सामासिक शब्द लिखा हुआ, और ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, सामासिक। ठीक है साहब, तो हम देखते हैं, इसको आगे चलते हैं। हाँ हाँ राजा हाँ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है साहब, यानी ऋग्वेद से लेकर के आज तक अगर हम देखें तो एक अलग परंपरा है, और भारतीय संस्कृति में जो गृहस्थ जीवन है उसके बारे में बराबर उसकी भूमिका देखने को मिलेगी। उसका दाम्पत्य भाव की जो परंपरा है बराबर दृष्टिगोचर होगी। आगे कह रहे हैं, ऋग्वेद एवं महाभारत के अनेक आख्यान इस परंपरा के आदि स्रोत कहे जाते हैं। आदि यानी पुराने, स्रोत यानी उसका स्रोत है, वो उसके साक्ष्य हैं उसके, है ना। आख्यान का मतलब होता है ऐसी कोई बातचीत, ऐसी कोई कथा, ऐसे कोई बिंदु जिनको आज पेश किया जाता है, जिनको आज बताया जाता है, उनको आख्यान कहा जाता है। कोई ऐसी बातचीत, और वो आदि स्रोत है। आदि यानी पुराना, स्रोत यानी साक्ष्य। सूफी साधकों द्वारा रचित प्रेमाख्यानों पर भारतीय आख्यान परंपरा के साथ साथ फारसी की मनसबी शैली का भी पर्याप्त प्रभाव रहा है। मलिक मोहम्मद जायसी की जो शैली है दोस्तों, वो मनसबी शैली है। मनसब से मनसबी बना, मनसबी शैली, सॉरी मसनबी शैली, मसनब से मसनबी बना ये शैली। और ये फारसी की है, याद रखना, फारसी की जो शैली है वो है मसनबी शैली। ये आप अगर विशेष में जब लिखेंगे व्याख्या में तो वो चीज़ें काफ़ी काम आएगी। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में भी, जैसे आप फर्स्ट ग्रेड या नेट वगैरह कोई एग्जाम देते हैं कॉलेज प्रोफेसर का, तो वहाँ पे आ सकता है मसनबी का जो संबंध है वो किससे है, तो आ जाएगा फारसी से, और फारसी में भी सूफी काव्य से। ये प्रभाव विषय वस्तु एवं शिल्प दोनों स्तरों पर दिखाई देता है। शिल्प यानी कला, उसका रंग रूप, उसके पूरा का पूरा वर्णन उसके अंतर्गत। ऐतिहासिक, इतिहास धन इक, इतिहास धन इक, इतिहास और इक प्रत्यय कारण ई का ए में परिवर्तन। ऐतिहासिक या कल्पित व्यक्तियों के साथ किसी राजकुमारी, श्रेष्ठी पुत्री, श्रेष्ठी का मतलब होता है श्रेष्ठिनी, जिसको बढ़िया कह सकते हैं,
बढ़िया, श्रेष्ठ, श्रेष्ठी, है ना। व्यापारी की जो बेटी है वो बढ़िया, व्यापारी की कोई बेटी है जो वाणिज्य का काम करता है। किसी राजकुमारी श्रेष्ठी पुत्री गणिका, गणिका का मतलब हो जाएगा वेश्या, गणिका या अप्सरा, अप्सरा ये नहीं आप सुनते होंगे जो देवताओं के दरबार में जिसको परी बोलते हैं, है ना, जो नृत्य का काम करती थी उसको अप्सरा कहते हैं। ऐतिहासिक या कल्पित व्यक्तियों के साथ किसी राजकुमारी श्रेष्ठी पुत्री गणिका या अप्सरा की प्रेम कथा की परंपरा प्राचीन है। कालिदास ने, मात्रा गलत लगी यहाँ पे, है ना, कालिदास ने मेघदूत में, तो दोस्तों जो कालिदास ग्रंथ, जो कालिदास कृत जो ग्रंथ है मेघदूत, उसके अंतर्गत बहुत ही उम्दा विरह वर्णन है। कालिदास ने मेघदूत में उदयन कथा कोविद, उदयन की कहानी कहने में पटु, पटु का मतलब होता है चतुर, है ना, क्या होता है पटु यानी चतुर, और पटुतर यानी सबसे ज्यादा चतुर, पटुतर बोलते हैं उसको, और एक होता है वाक पटु, बोलने में चतुर, वाक पटु। हाँ, कालिदास ने मेघदूत में उदयन कथा कोविद, उदयन कहानी कहने में पटु जनों का उल्लेख किया है। उत्धनलेख बराबर उल्लेख। 16वीं शती के बनारसी दास ने, किन्होंने, बनारसी दास ने अर्ध कथानक, किसमें, अर्ध कथानक में लिखा है कि वे मधुमालती मृगावत पढ़ते थे। तो बनारसी दास जी का स्पेशल नाम है हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसके अंतर्गत, अर्ध कथानक में उन्होंने ऐसा लिखा कि वे मधुमालती मृगावत पढ़ते थे। ये दोस्तों आप नेट का एग्जाम और फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देंगे तो 101% ये आपके ऑप्शंस में मिलने ही मिलने हैं, मतलब तय है। आप पुराने रिवर्स पेपर है, पुराने ओल्ड पेपर, उनको देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव ये जरूर मिलेंगे आपको। ये सूफी नहीं शुद्ध लौकिक प्रेम काव्य थे। लोगों का जो प्रेम काव्य था वो था, एक तो होता अलौकिक जो लोक से संबंधित नहीं है, एक होता लौकिक जो लोक से संबंधित है। एक ही कहानी को आधार बनाकर मध्यकाल में अनेक रचनाकारों ने काव्य लिखे हैं। अनेक सूफी कवियों ने यह लिख दिया है कि आदि अंत जस कथा रही, या पुनि हमने खोली अर्थ जब कहा। इससे यही स्पष्ट होता है कि ये कथाएं पहले से शुद्ध लौकिक प्रेम कथाओं के रूप में प्रचलित थी, यानी ये कथाएं पहले चल रही थी पुराने समय में। अनुमानतः जैन मतावलंबी रचनाकारों ने आदिकाल में भविष्यत कहा, इसको भविष्यत कथा भी कहा जाता है, ऑप्शन में आपका ये भी मिल सकता है भविष्यत कथा, है ना, धनपाल जी द्वारा रचित है आदिकाल में, जो जैन रचनाकार थे। जैसी जो रचनाएं की है वे भी लोक प्रचलित कथाओं पर आधारित हैं। जैसे सूफी कवियों ने उन्हें सूफी ढांचे में बांधा, वैसे जैन मतावलंबी कवियों ने उन्हें जैन धर्म के ढांचे में प्रस्तुत किया। ऐसा राम कथा कृष्ण कथा के साथ भी हुआ। लौकिक प्रेम कथाओं की परंपरा सूफी काव्य के समांतर चलती रही है। समांतर बराबर अंतर से, समधन अंतर, बराबर अंतर से, दीर्घ संधि हो जाएगी इसमें, समांतर चलती रही है। ईश्वरदास की सत्यवती, दोस्तों लिख लीजिए आप, है ना प्यारे विद्यार्थियों, इसको लिख दीजिए। सत्यवती जो कथा है उसके लेखक कौन है, तो उसके लेखक हैं ईश्वरदास जी। ईश्वरदास की सत्यवती कथा को उसी परंपरा में माना जाना चाहिए। कुशल लाभ का ढोला मारू रा दुहा, है ना, ढोला थासू ढोर भलार सांझ हुआ घर आए, वही वाले। तो ये जो ढोला मारू रा दुहा है वो कुशल लाभ ने लिखे हैं, और कहीं पर इनका नाम कवि कल्लोल भी मिलता है। क्या नाम मिलता है, कवि कल्लोल। तो ढोला मारू दुहा 16वीं शती, जिसमें ढोला एवं मारवड़ी की प्रेम कथा चित्रित है। ढोला और मारवड़ी, कहीं पर ये मारवली लिखा मिलता है, कहीं पर मारवणी लिखा मिलता है, ठीक है। तो ढोला और मारवणी, नेट के अंतर्गत क्वेश्चन बना था कि ढोला और मारू की जो उम्र है, कहीं पर मारू लिखा मिलता है, वो अलग चीज़ है। 8 बजे बाद में ढोला मारू आता है, वो अलग बात है, ये अलग बात है, ठीक है। तो उनकी 1.5 साल और 3 साल के आसपास में कुछ थी। प्रसिद्ध प्रेम आख्यानक है। प्रेम आख्यानक का मतलब पुरानी बातचीत है, जिसमें ढोला को आज भी राजस्थानी जो फोल्क सॉन्ग है उनके अंतर्गत जगह मिली है, और बहुत सारे लोग ढोले के ऊपर और मारू के ऊपर दुहा बना करके आज भी पेश करते हैं। कुशल लाभ की दूसरी रचना माधवानल काम कंदला है। दोस्तों लिख देना आपकी कॉपी में, है ना। इन कुशल लाभ की एक रचना है, वो तो है ढोला मारूरा दोहा।
दूसरी रचना है उसका नाम है माधवानल काम कंदला, माधव अनल काम कंदला। इसी प्रेम कथा पर 1547 ईस्वी में आलम ने भी काव्य रचना की। सारंगा सदावृक्ष की प्रेम कथा पर, सारंगा सदावृक्ष की प्रेम कथा पर अनेक रचनाएं मिलती हैं। ये कथा गद्य में भी मिलती हैं। इसी प्रकार किसी अज्ञात कवि ने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह के पुत्र कुतुबुद्दीन और साहिबा की प्रेम कथा पर कुतुब शतक की रचना की। तो कुतुब शतक के अंतर्गत कौन है? तो उसके अंतर्गत कुतुबुद्दीन और साहिबा, इन दोनों के ऊपर कहानी बनाई हुई है, प्रेम कथा है। और बनाई किसने? तो अज्ञात कवि, अभी तक उसका नाम नहीं आया, पर कुतुब शतक एक किताब बनी है, एक रचना बनी, एक कहानी बनी है, जिसके अंदर जो नायक है वो तो है कुतुबुद्दीन और नायिका है वो है साहिबा। ठीक है। और ये दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह का पुत्र था कुतुबुद्दीन। कहने का आशय यह है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि सूफी काव्य के साथ साथ शुद्ध लौकिक प्रेम आख्यानों की परंपरा भी चलती रही। सूफी कवियों ने इसी आख्यान परंपरा का उपयोग किया और उसे सूफी सिद्धांतों के ढांचे में इस सफाई से गढ़ा कि कथा प्रतीकात्मक हो गई। प्रतीकात्मक में दोहरापन होता है ना, दो अर्थ निकलते हैं, डबल मीन होता है। जैसे कबीरदास जी के किसी किसी गेय पद में दोहरा अर्थ निकलने वाले पद होते हैं। ठीक है। जैसे उसमें एक जगह लिखा हुआ है कि कुत्ता को ले गई बिलाई, अर्थात कुत्ते को बिल्ली लेके चली गई। तो ऐसा मुमकिन थोड़ी है, कुत्ते को बिल्ली लेके नहीं जा सकती। पर कहने का मतलब यह है कि जब आध्यात्मिक गुरु द्वारा किसी चेले को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करवाई जाती है तो वो अज्ञान रूपी बिल्ली अज्ञान रूपी कुत्ते को लेकर के चली जाती है। वह प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों अर्थ देती है। प्रतीकात्मकता होती है तो उसमें होता ही है प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों ही। अब है प्रेमाश्री शाखा के प्रमुख कवि। प्रमुख कवि कौन कौन है, मुख्य कवि कौन कौन है, उनका नाम। तो पहला नाम आता है मुल्ला दाऊद, कल भी वीडियो में था, और ये इसकी जो पीरियड है, टाइम पीरियड 14वीं शताब्दी। तो दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण है, अगर शताब्दी पूछे तो 100वीं है। और प्रमुख कवि प्रेमाश्री, ज्ञानाश्रय नहीं, प्रेमाश्री में अगर पूछे तो पहला नाम आएगा मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद या मौलाना दाऊद की रचना चंदायन, चंदायन रचना किसकी है? मुल्ला दाऊद। बस आपको ये याद रखना है, मुल्ला दाऊद की रचना, इसका नाम क्या हो जाएगा? चंदायन। ठीक है। सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का आरंभ माना जाता है, इस रचना से आरंभ माना जाता है। चंदायन का रचना काल 1379 ईस्वी है। तो ये भी आप अपने लिख सकते हैं कि इसका जो रचना काल है वो कब, इसको रचा कब गया, बनाया, लिखा कब गया? तो 1379। लिखा किसने? मुल्ला दाऊद ने। रचना का नाम चंदायन। किसकी रचना है ये? मौलाना दाऊद या मुल्ला दाऊद की, और सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की रचना है। मुल्ला दाऊद रायबरेली जिले में डलमऊ के थे। डलमऊ इनका गांव है। रायबरेली कहाँ है? यूपी में, वहां के थे। वहीं चंदायन की इन्होंने रचना की थी, और डलमऊ जो गांव था वहीं पर इन्होंने इस किताब की इसकी रचना की थी, चंदायन की। यह काव्य बहुत लोकप्रिय एवं सम्मानित था। दिल्ली के मखदूम शेख तकीउद्दीन रब्बानी जन समाज के बीच इसका पाठ किया करते थे। एक थे व्यक्ति, वो उसका पाठ जन समाज, जैसे आज भी होता ना पाबूजी की फड़ का वाचन जन समाज के बीच में, तो इस कहानी को लोग अक्सर सुनाया करते थे। उनमें जो प्रमुख व्यक्ति थे मखदूम शेख तकीउद्दीन रब्बानी। चंदायन पूर्वी भारत में प्रचलित लौरिक, उसकी पत्नी मैना और उसकी विवाहिता प्रेमिका चंदा की प्रेम कथा पर आधारित है। इसका नायक है लौरिक, लौरिक की पत्नी है मैना, और इसकी जो प्रेमिका है उसका नाम है चंदा, और जो चंदा है वो विवाहिता है। विवाहित पुरुष के लिए हो जाएगा, और इसका जब हम लिंग परिवर्तन करेंगे तो विवाहिता हो जाएगा। उसकी कहानी है, और अक्सर ये पूर्वी भारत में चलती है। मेरे प्यारे दोस्तों, विद्यार्थियों, मित्रों, अभिभावकों, बीच बीच में चंदा को इस काव्य में भी पद्मावत की भांति अलौकिक सत्ता का प्रतीक बताया गया है। अलौकिक सत्ता जो इस लोक से संबंधित नहीं है, उसका प्रतीक बताया गया है। किसको? चंदा को। किस रचना में? चंदायन में। किसने लिखी? मुल्ला दाऊद। कब लिखी?
सॉरी 1579 में, राइट मैं 69 मान बैठा था। चंदायन की भाषा परिष्कृत अवधि है। दोस्तों महत्वपूर्ण है, चंदायन की भाषा कौन सी है? तो चंदायन की जो भाषा है, परिष्कृत का मतलब होता है साफ सुथरी अवधि है, जिससे लगता है कि 14वीं शताब्दी तक अवधि काव्य भाषा के रूप में परिष्कृत और प्रतिष्ठित हो चली थी। चंदायन के छंद से एक दोहा उद्गृत है, वहां से लिया गया एक दोहा है। पीर पात जस बंजर रहेउ कांप कुंभलाई, विरह पवन जो डोलेउ टूट परेउ गहराई। ये दोहा वहां से लिया गया है। अब दूसरा नाम आता है, उसके अंतर्गत नाम आ जाएगा कुतुबन। क्या नाम आ जाएगा? कुतुबन। जैसे मुल्ला दाऊद नाम आया था, वैसे एक नाम आ रहा है कुतुबन। तो इसको आप लिख देना, और हो सकता है तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए और बाद में आप लिख दिया कीजिए। 15वीं 16वीं शताब्दी, इनका पीरियड क्या है? 15वीं 16वीं शताब्दी। रचनाकार कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे। किनके शिष्य थे? बुरहान एक शेख हुए और चिश्ती संप्रदाय में हुए, सूफी संत। और इनके सूफियों के जो सिलसिले थे 4, है ना, कादिरी, नक्शबंदी, सुहरावर्दी और चिश्ती, उसमें से चिश्ती में से बुरहान शेख हुए, उनके शिष्य थे। और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे, है ना, उनके दरबार में रहा करते थे। तो ये इतना आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी है तो थोड़ा याद रखना, हुसैन शाह के साथ में इनका संबंध था। चौपाई दोहे के क्रम में कुतुबुद्दीन ने मृगावती की रचना 1503-4 में की। सबसे महत्वपूर्ण बात ये, कुतुबुद्दीन कृत रचना का नाम क्या है? तो कुतुबुद्दीन कृत रचना का नाम है मृगावती। क्या मिल जाएगा नाम? मृगावती। कुतुबुद्दीन ने मृगावती की रचना 1503 और 4 में की। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। ये सोहरावर्दी पंथ के ज्ञात होते हैं। ज्ञात का मतलब पता चलता है। मैंने तो क्या बताया, किताबों में लिखा है अक्सर कि जो सूफी संत हैं उनके 4 सिलसिले हैं अलग, है ना। एक चिश्ती, ये मुझे प्रदीप कागड़ सर परिष्कार में हिस्ट्री पढ़ाते थे, उनसे मैंने सीखा था और आज तक पता है। प्रदीप कागड़ सर बहुत गजब की हिस्ट्री पढ़ाते थे। आई एम बिगेस्ट फैन, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनका, बहुत बिगेस्ट फैन हूँ उनका। चिश्ती, सुहरावर्दी, कादिरी, तीसरा हो जाएगा कादिरी। अभी फिलहाल प्रदीप काकड़ सर तेजा फाउंडेशन में हैं और गजब की हिस्ट्री पढ़ाते हैं। RS लग चुके हैं सर, आज उनकी याद आ गई मुझे, बहुत प्रणाम वंदन उनको। 1 2 3 और चौथा हो जाएगा नक्शबंदी, है ना। तो इनका जो संबंध है वो सुहरावर्दी से है। किनसे है? सुहरावर्दी से। ये जो है सबसे कट्टर संप्रदाय है, सुहरावर्दी है, बहुत ही भावुक संप्रदाय है। इसमें चंदनगर के राजा गणपति देव, कौन सा नगर है? चंदनगर, राजा का नाम है राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। तो दोस्तों, मृगावती के पिता का नाम रूप मुरारी थे और रूप मुरारी कंचनपुर के थे। कहाँ के थे? कंचनपुर के, ठीक है। और मृगावती है, मृगावती के जो प्रेमी थे, प्रेमी का नाम था, नाम इसमें मिल नहीं रहा है, पर उनके जरूर प्रेमी के पिता का नाम मिल रहा है, राजा गणपति देव, जो कहाँ के थे? चंदनगर के। अर्थात जो मृगावती का प्रेमी था वो चंदनगर का था और स्वयं जो मृगावती थी वो कंचनपुर की थी। कहाँ की थी? कंचनपुर की, ठीक है। इसमें नायक मृगी रूपी नायिका, मृगी का मतलब हिरणी, मृगी रूपी नायिका, अर्थात नायक जो हीरो है इस कहानी का, जो नायक है वो मृगी रूपी नायिका पर मोहित हो जाता है। क्या हो जाता है? मोहित, वो इसके ऊपर मोहित हो जाता है, ठीक है। वो उसके ऊपर मोहित हो जाता है, कोई बात नहीं,
छोड़ो भाई, तुम तो चलो आगे चलो। पर मोहित हो जाता है और उसकी खोज में निकल पड़ता है। यानी राजकुमार है, किसकी खोज में निकल पड़ता है? मृगावती, मृगी रूपी नायिका की खोज में निकल पड़ता है। अंत में शिकार खेलते समय सिंह द्वारा मारा जाता है। कौन? इस मृगावती जो कहानी की जो नायिका का जो प्रेमी है वो शिकार खेलते वक्त मारा जाता है, क्योंकि ये वहां पे ढूंढने के लिए निकला था उसको। अंत में शिकार खेलते समय सिंह द्वारा मारा जाता है। ये रचना अनेक कथानक रूढ़ियों से युक्त है। इसमें रूढ़ियाँ बहुत सारी हैं, तो ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। तो रूढ़ियों से युक्त है। इसकी भाषा प्रवाहमयी है ना, फ्लो में जाने वाली है, प्रवाहपूर्ण है, प्रवाहमयी है। इस काव्य की परिणति यानी गति शांत रस में दिखाई गई है। रस कितने होते हैं? 11 हो जाएंगे। इसमें श्रृंगार रस है जो प्रधान रस है, और इसमें एक होता है शांत रस, बिल्कुल शांति, कोई दिक्कत नहीं, है ना। और उस शांत रस में, जैसे भक्ति में कहीं कहीं पर शांत रस मिलेगा आपको, तो शांत रस इसमें दिखाई देता है। कौन सी रचना में? मृगावती में। टाइम पीरियड 1503-1504। लिखी किसने? कुतुबन ने। कुतुबन ने किसने लिखी? कुतुबन ने। ठीक है। इसमें लिखा गया, रुक्मिणी पुनि वैसे ही मरी गई, कुलवंती सतसो सती भई, बाहर व भीतर व होई, घर बाहर को रहे न जोई, विधि कर चरित न जाने आनु, जो सिरजा जो जाए नी आनु। ये आज हमने पढ़ा सूफी संतों के अंतर्गत जो बड़े बड़े साहित्यकार हुए, प्रेमाखंड काव्य की परंपरा के अंतर्गत जो बड़े बड़े साहित्यकार हुए और जो मुख्य रचनाएं थी, उन रचनाओं में जो प्रथम नाम आता है वो मुल्ला दाऊद कृत चंदायन रचना का आता है। किसका नाम आ जाएगा? चंदायन का। ठीक है। प्रेमाश्री शाखा के प्रमुख कवियों के अंतर्गत पहला जो नाम आएगा वो आ जाएगा चंदायन, नहीं, हाँ, चंदायन रचना के रचनाकार मुल्ला दाऊद का। और दूसरा जो नाम आ जाएगा मुल्ला दाऊद का, जो रचना लिखी गई 1379 में। ठीक है। और इसके अंतर्गत वर्णन किसका है? नायक लौरिक और नायक लौरी की पत्नी मैना और उसकी प्रेमिका चंदा का। ठीक है। और इसकी जो भाषा है वो अवधी है। सामान्यतः सूफी प्रेमाखंड काव्य की रचनाओं की जो भाषा अवधी ही है। दूसरा नाम आ जाएगा कुतुबन, और कुतुबन बुरहान के शिष्य थे, और इन्होंने एक रचना लिखी मृगावती, और मृगावती 1503 या 4 के आसपास में लिखी गई। इसमें चंदनगर के राजकुमार और कंचनपुर की राजकुमारी मृगावती का वर्णन है। मृगावती हिरणी की भांति थी जिसकी खोज करने निकल पड़ा था ये राजकुमार, और अंत में शेर का शिकार होकर के ये मर गया। ठीक है। ये कथा है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज हमने देखा, प्रयास हमारा था कि हम आप तक ये वीडियो पहुंचाएं, और कुछ बातें थी वो हम आपसे शेयर करें। तो ये वीडियो किस प्रकार से लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और हमें कुछ नए सजेशन देते रहिए, क्योंकि हम आपसे सीखते हैं, हम लोग आपसे सीखते हैं। और हमारी पूरी टीम, हमारी पूरी कॉलेज की ये बिल्कुल कॉलेज का प्रयास रहेगा कि आप द्वारा दिया गया सुझाव हम फॉलो करें, हम आपसे सीखें। फिलहाल मैं भरत कोराना लेता हूँ आप सबसे विदा। मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। शब्बा खैर।